Good morning, everyone. We are starting with part 3 of Socialism in Europe and the Russian Revolution. अब हमें करना है रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन में हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि फरवरी में 1917 फरवरी में क्या हुआ। 1917 में हुआ है हमारा फरवरी रिवॉल्यूशन। तो अलग अलग मंथ्स में क्या हुआ है, जैसे फरवरी में राजा का रूल जो था वो हटा था। फिर उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ था, सोशलिस्ट का रूल आ गया था, मतलब सरकार जो थी वो सोशलिस्ट की सरकार बन गई थी। मेन अगर हम देखें तो ये जो अक्टूबर का रिवॉल्यूशन होता है इसी को रशियन रिवॉल्यूशन बोलते हैं। अगर रशियन रिवॉल्यूशन का दूसरा नाम पूछ ले तो वो क्या होता है, हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन। ठीक है, द इवेंट्स ऑफ अक्टूबर आर नॉर्मली कॉल्ड द रशियन रिवॉल्यूशन। तो हमारा अक्टूबर रिवॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं हम, रशियन रिवॉल्यूशन। तो किस तरीके से हुआ है, क्या सोशल और पॉलिटिकल हमारी कंडीशंस थी रशिया में जब रिवॉल्यूशन हो रहा था, तो किस तरीके से सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस थी हमें देखना है। तो वो हम इस चैप्टर में अब देखने वाले हैं। रशियन एम्पायर को देखते हैं 1914 के आसपास क्या सिचुएशंस थी। 1914 में क्या हुआ था कि सार निकोलस II जो था, अब सार निकोलस II कौन है, तो सार निकोलस II राजा था, मोनार्क जो था रशियन रिवॉल्यूशन के टाइम पर। 1914 में सार निकोलस II रूल्ड रशिया एंड इट्स एम्पायर। तो रशिया और उसके पूरे एम्पायर का जो राजा था वो कौन था, सार निकोलस II। पूरे रशिया पे यही कब्जा, इसी का कब्जा चलता था, सार निकोलस II का यही क्या था, किंग था। तो रशिया एम्पायर हम बोल रहे हैं, रशियन एम्पायर। तो रशियन एम्पायर में कौन कौन सी जगहें आती थी, सबसे पहले तो मॉस्को आती थी, फिनलैंड, लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन, बेलारूस। एशिया के भी, जो सेंट्रल एशिया के भी कुछ पार्ट्स आते थे उस वक्त, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। पैसिफिक ओशन तक ये थोड़ा सा फैला हुआ था, स्ट्रेच्ड था। उधर के अगर हम धर्म की, रिलीजन की बात करें तो उधर रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी उधर के लोग फॉलो करते थे, और बाकी कुछ लोग मुस्लिम्स होते थे, कुछ लोग प्रोटेस्टेंट्स होते थे, कुछ लोग कैथोलिक्स होते थे, कुछ लोग बुद्धिस्ट्स भी होते थे, बट जो मेजोरिटी में थे वो रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी होती थी। इकोनॉमी एंड सोसाइटी, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, मतलब कि 1901 के आसपास की अगर हम बात देखें तो क्या हुआ था कि ज़्यादातर जो लोग थे रशिया के वे एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे। 85% पॉपुलेशन रशिया की खेती में इन्वॉल्व थी, खेती किया करती थी, उसी से ही उनका जो लाइफ चलती थी। दिस प्रोपोर्शन वॉज हायर देन मोस्ट यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम बाकी कंट्रीज़ को देखेंगे जैसे फ्रांस है, जर्मनी है, उधर सिर्फ 40 से 50% लोग ही खेती करते थे, बट अगर हम रशिया की बात करें तो वहाँ 85% लोग खेती किया करते थे, जिसकी वजह से रशिया एक मेजर अनाज का एक्सपोर्टर था। एक्सपोर्टर मतलब जो अपने एक कंट्री से, अपनी कंट्री से दूसरी कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करता था, मतलब भेजता था, अनाज को बेचता था। एम्पायर में, रशियन एम्पायर में कल्टीवेटर प्रोड्यूस्ड फॉर द मार्केट एज वेल एज फॉर देयर ओन नीड्स, मतलब अपनी जितना उन्हें चाहिए उतना रखते थे, साथ में मार्केट के लिए भी वो कल्टीवेशन, खेती करते थे, क्योंकि 85% खेती हो रही है तो इस वजह से वो सबसे मेजर एक्सपोर्टर थे रशिया। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडस्ट्रीज़ भी हमें गलियों में देखने को मिल जाती थी। प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें तो एक सेंट पीटर्सबर्ग था, एक मॉस्को था। तो ये पूछा जाता है कि कौन कौन सी दो ऐसी सिटीज़ हैं जहाँ पर हमारे जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरिया रहे हैं रशिया के, तो एक है मॉस्को और दूसरा है सेंट पीटर्सबर्ग। ये दोनों नाम याद रखने हैं। क्राफ्ट्समैन अंडरटुक मच ऑफ द प्रोडक्शन बट लार्ज फैक्ट्रीज एग्जिस्टेड अलोंगसाइड क्राफ्ट वर्कशॉप। क्राफ्ट वर्कशॉप्स होती थी, छोटी छोटी भी होती थी और साथ में बड़ी फैक्ट्रीज भी हुआ करती थी क्राफ्ट्स की। मैनी फैक्ट्रीज हमारी 1890s के आसपास बहुत सारी फैक्ट्रीज सेटअप हुई थी। क्यों सेटअप हुई थी, क्योंकि 1890s के आसपास हमारी रेलवे लाइन बिछनी चालू हो गई थी। अब जब रेलवे लाइंस बिछ रही होंगी तो इससे क्या होगा, एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में आने जाने में लोगों को
इजी हो जाएगा, साथ में सामान एक कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके आना जाना इजी हो जाता है। तो इस वजह से जो भी चीज़ें चाहिए होती थी, रॉ मटेरियल चाहिए, कोई मशीन चाहिए, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में आ पा रही है। तो इस वजह से इंडस्ट्रीज बूम हो गई, मतलब इंडस्ट्रीज बढ़ गई, क्योंकि रॉ मटेरियल बाहर से सस्ता आ पा रहा है और काफ़ी सारा इस वजह से इन्हें बेनिफिट होता था। तो 1890s में क्या हुआ, व्हेन रशियन रेलवेज नेटवर्क वाज एक्सटेंडेड, मतलब रेलवे नेटवर्क एक्सटेंड हो गया रशिया में, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन मतलब दूसरी कंट्री, रशिया के लिए फॉरेन बाकी सारी होगी, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडस्ट्री इंक्रीज। बाहर के जो कंट्रीज के लोग थे, जो रशिया के बाहर के लोग थे, वे भी रशिया में आकर इन्वेस्ट पैसे करने लग गए, जिसकी वजह से कोयले का प्रोडक्शन डबल हो गया था, आयरन एंड स्टील का प्रोडक्शन क्वाड्रपल मतलब 4 गुना हो गया था। तो 1900 की बात करें तो 1900 के टाइम पर इन सम एरियाज फैक्ट्री वर्कर्स एंड क्राफ्ट्समैन वर ऑलमोस्ट इक्वल इन नंबर। पहले क्राफ्ट्समैन ज़्यादा हुआ करते थे, बट अब क्राफ्ट्समैन और फैक्ट्री वर्कर्स के जो नंबर थे वो अब इक्वल होने लग गए थे। मोस्ट इंडस्ट्रीज कैसी होती थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रीज होती थी, सरकारी नहीं होती थी। तो गवर्नमेंट, बट ऐसा नहीं है कि प्राइवेट है तो कोई उनके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस ही नहीं होंगे, रूल्स होते थे, सरकार सुपरवाइज करती थी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी, कि उनके जो वेजेस देनी चाहिए अपने लेबर्स को, मिनिमम वेजेस वो दे रहे हैं, यानी लिमिटेड आवर्स तक काम करा रहे हैं, यानी ज़्यादा काम करवा रहे हैं उनसे, जैसे कि 10 से 12 घंटे 15-15 घंटे काम तो नहीं करा रहे। तो उसके लिए गवर्नमेंट सुपरवाइज करती थी, मतलब देखती थी, ध्यान रखती थी, बट गवर्नमेंट का काम तो था ध्यान रखना, पर गवर्नमेंट करती नहीं थी। क्यों नहीं करती थी, अब गवर्नमेंट को भी पता कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जब इन्हें प्रॉफिट होगा तो ये सरकार को टैक्स देंगे, तो सरकार अपना फ़ायदा देखती थी, सरकार को कुछ नहीं कहती थी कि अगर ये अपने लेबर से ज़्यादा घंटे काम करा भी रहे होते थे तो। इस वजह से क्या था कि फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कुड नॉट प्रिवेंट रूल्स बीइंग ब्रोकन, मतलब फैक्ट्री के जो इंस्पेक्टर्स होते थे, जो सुपरवाइज करना जिनका काम होता था कि सही से लिमिटेड आवर्स काम करा रहे हैं कि नहीं, इन्हें वेजेस ठीक से, सैलरी ठीक से दे रहे हैं कि नहीं, तो वो जो रूल्स बने हुए थे वो उनको तोड़ने से रोक नहीं पाते थे फैक्ट्री के ओनर्स को। क्यों? क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा भी दिखता था। इन फैक्ट्री, इन क्राफ्ट यूनिट्स एंड स्मॉल वर्कशॉप्स अगर हम देखें तो 15-15 घंटे क्राफ्ट मैन काम किया करते थे, 10 से 12-12 घंटे तक लेबर्स फैक्ट्री की काम किया करती थी। और कहाँ काम करती थी, एक छोटा सा रूम होता था, जैसे उसी में खचाखच बिल्कुल भरे हुए लोग होते थे और काम किया करते थे। वर्कर्स वर डिवाइडेड सोशल ग्रुप, मतलब सोशली भी डिवाइडेड थे, जैसे कि कुछ लोगों के जो है सम हैड स्ट्रॉन्ग लिंक्स विद द विलेजेस, कुछ लोग अपने गांव से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे, कुछ लोग हमेशा के लिए सिटीज़ में आके सेटल हो गए थे। तो हमने देखा कि सोशली ग्रुप्स के बेसिस पर लोग डिवाइडेड थे, लोग स्किल्स के बेसिस पर डिवाइडेड थे। वर्कर्स कैसे, जैसे जो मेटल वर्कर्स होते थे वो खुद को सुपीरियर मानते थे। मेटल वर्कर्स कंसिडर्ड देमसेल्फ एरिस्टोक्रेट्स अमंग द अदर, मतलब एरिस्टोक्रेट मतलब एक तरीके से अपने आप को सुपीरियर मानते थे जो लोग मेटल की इंडस्ट्री में काम करते थे। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि मेटल का काम करने के लिए थोड़ी सी स्किल्स और ट्रेनिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती थी, इस वजह से। अगर हम वुमेन की कंडीशन की बात करें उस टाइम पे, तो वुमेन का वर्कफोर्स भी ज़्यादा था। 31% वुमेन उस वक्त जो है फैक्ट्रीज में एज अ लेबर काम किया करती थी 1914 में, बट उनको पेमेंट कम मिलती थी, मतलब 3/4 ऑफ मैन बोल दें या फिर हाफ ऑफ मैन बोल दें, इतनी उन्हें सैलरी मिला करती थी। डिवीजन अमंग वर्कर्स शोड दैम, अगर हम ड्रेसेस देखें, उनका काम करने का तरीका देखें, तो इनमें भी काफ़ी सारी हमें डिफरेंसेस देखने को मिल जाएंगी। ड्रेसेस और मैनर्स भी अलग अलग हुआ करते थे लोगों के, वर्कर्स के काम करने के। कुछ वर्कर्स जो थे उन्होंने अपनी एसोसिएशंस भी बनाई होती थी। किस तरीके की एसोसिएशन बनाई होती थी? जैसे कि मान लो किसी एम्प्लॉय को काम से निकाल दिया, किसी लेबर को काम से निकाल दिया, तो वो अनएम्प्लॉयड, बेरोजगार हो गया, या किसी को किसी और कारण से फाइनेंशियल क्राइसिस है, मतलब कुछ पैसे चाहिए, कोई घर में बीमार है, तो उसके लिए भी एक एसोसिएशन, एक ग्रुप बनाया हुआ था कि किसी को ऐसी दिक्कत है तो उसकी हम हेल्प कर सकें। ये एसोसिएशन बनाई जाती थी उन लोगों की हेल्प करने के लिए।
इतने सारे डिविजन्स होने के बाद भी हमने देखा कि सोशली डिविजन्स थे, स्किल्स के बेसिस पर डिवीजन थे, मैन वुमेन के बेसिस पर, ड्रेसेस के बेसिस पर, मैनर्स के बेसिस में डिविजन्स थे। इतने डिविजन्स होने के बाद भी लोगों के अंदर जब स्ट्राइक का टाइम आता था, मतलब कि काम स्टॉप करने का, तो उस वक्त क्या करते थे, ये सारे लोग इकट्ठे हो जाते थे। डिस्पाइट डिवीजन वर्कर्स डिड यूनाइट, मतलब इकट्ठे होना, टू स्ट्राइक, काम को रोकने के लिए स्टॉप कर देते थे वर्क और एक जगह रैली टाइप में करने लग जाते थे, स्ट्राइक करते थे। व्हेन दे डिसएग्री विद एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज मतलब जो ओनर्स होते थे, अबाउट डिसमिसल्स और वर्क कंडीशन। डिसमिसल मतलब किसी को नौकरी से निकाल रहे हैं, वर्क कंडीशन मतलब कि वर्किंग कंडीशन खराब होती थी, वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी नहीं होती थी, छोटे छोटे रूम्स में बहुत सारे लोगों से काम कराते थे। तो क्या कह रहे हैं ये कि इतने सारे डिविजन्स होने के बाद भी लोग इकट्ठे हो जाते थे स्ट्राइक करने के लिए जब किसी को जॉब से निकाला जाता था या वर्किंग कंडीशंस को बेटर करने के लिए आवाज़ उठानी होती थी। ये स्ट्राइक्स अगर हम देखें तो 1896 से 97 में हुई थी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, और मेटल इंडस्ट्री में 1902 में हुई थी। तो एज MCQ ये क्वेश्चन आ सकता है कि मेटल इंडस्ट्री में स्ट्राइक कब हुई थी, 1902 में, और टेक्सटाइल इंडस्ट्री में स्ट्राइक कब हुई थी, 1896 से 1897 में। कंट्री साइड गाँव के इलाके की बात करें तो वहाँ पर जो किसान हुआ करते थे वो ज़्यादातर लैंड पर कल्टीवेशन करते थे, मतलब खेती किया करते थे। बट वो जो लैंड होती थी, कौन ओन करता था उस लार्ज प्रॉपर्टी को, उस लार्ज प्रॉपर्टी के ओनर्स नोबल्स, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च, मतलब अमीर लोग जो थे वो हुआ करते थे। वर्कर्स की तरह ही पीजेंट्स भी डिवाइडेड थे। जैसे अभी हमने ऊपर देखा था कि वर्कर्स डिवाइडेड थे अलग अलग तरीके से, उसी तरीके से पीजेंट्स भी, किसान भी डिवाइडेड थे। ये सारे लोग रिलीजियस तो हुआ करते थे, बट कुछ केसेस को छोड़कर उनमें नोबेलिटी के लिए, मतलब जो राजा के आसपास के लोग होते हैं, सार निकोलस II जैसे राजा था तो उसके जो रिलेटेड लोग थे आसपास के, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, क्योंकि इनका मानना था कि उनको जो ये पावर और पोजीशन मिली है वो सार निकोलस II की चापलूसी करके मिली है। इन्होंने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि उनको ये पोजीशन दी जाए, ऐसा कुछ उन्होंने काम नहीं किया है, बट उन्होंने सिर्फ सार निकोलस II राजा जो है उसकी चापलूसी की है, इस वजह से उनको ये पोजीशन मिली है। तो उन्हें नोबेलिटी की रिस्पेक्ट वे बिल्कुल भी नहीं करते थे किसान। दिस वॉज अनलाइक फ्रांस, फ्रांस के जैसे नहीं है। मतलब फ्रांस में क्या होता था, फ्रांस में लोग जो थे अपने मतलब नोबल्स की रिस्पेक्ट किया करते थे, उनके लिए लड़ाई भी उन्होंने लड़ी थी। बट रशिया में जो किसान थे, किसान क्या करते थे, दे वॉन्टेड द लैंड ऑफ द नोबल्स टू बी गिवन टू देम। उधर के किसान चाहते थे कि ये जो उन नोबल्स की ज़मीन है वो हमें दे दी जाए, मतलब किसानों को दे दी जाए। फ्रीक्वेंटली दे रिफ्यूज टू पे रेंट्स एंड इवन मर्डर्ड लैंडलॉर्ड्स। वे जैसे जिस ज़मीन पर, जिन नोबल्स की ज़मीन पे वे काम किया करते थे, वे उन नोबल्स को रेंट नहीं देते थे उस ज़मीन का। साथ में अगर वे रेंट मांगने आते थे तो उनका मर्डर कर देते थे। 1902 में ये इन्होंने साउथ रशिया में किया था कि जो भी मांगने आ रहा है उनको मर्डर कर दिया। 1905 में यही पूरे रशिया में इन्होंने किया था किसानों ने, कि अगर इनसे मांग रहे हैं पैसे तो उनका मर्डर कर देते थे। रशियन पीजेंट्स बाकी पूरे यूरोप के पीजेंट्स से अलग हुआ करते थे। ऐसा क्यों बोला गया है कि बाकी पूरे यूरोप से रशिया के किसान अलग हुआ करते थे, क्योंकि ये किस तरीके से खेती करते थे, इन्हें नेचुरल सोशलिस्ट कहते थे। ये जैसे अलग अलग छोटे छोटे खेत है तो उन पे इन्होंने खेती की, साथ में इकट्ठा तो ये खेती करते थे, और साथ में जो ग्रेन्स आते थे वो इक्वली, मतलब नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते थे। ऐसा नहीं है कि 4 अलग अलग खेत है तो उन चारों पे अलग अलग अपनी अपनी खेती कर रहे हैं, चारों मिलकर पूरे पे खेती करते थे और खेती को डिवाइड कर लेते थे नीड्स के अकॉर्डिंग। रशियन पीजेंट्स वर डिफरेंट, किस तरीके से, दे पूल्ड देयर लैंड टुगेदर पीरियोडिकली एंड देयर कॉम्यून डिवाइड इट अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल फैमिलीज की नीड्स के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते थे। उधर उन लोगों को क्या कहा जाता था, किसानों की कम्युनिटी को मिर कहते थे, मिर, रशियन नाम है मिर।